Hello everyone, this Visakam is from Visakha classes and today we are going to learn MCOM Part 2 Accountancy Paper 3 Advanced Finance Management. In this video, I will be teaching a full subject in this video only. So let's start the video. In this subject, we have totally 16 chapters. So let's start the first lesson. Here we have the lesson नेचर एंड द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस लेसन में हम नेचर और स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सब कुछ बताने वाली हूँ, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या आपको हाईलाइटर्स करना है, आप वो भी साथ में हाईलाइटर्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ भी फाइनेंस हो, फाइनेंस मतलब पैसा, पैसे से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना तो पैसे को ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा किसने बोला है यहाँ पे? G.L. जॉन्स ने। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। According to G.L. Johnson, the most simplest way to understanding the finance is the way that the finance is what the finance does. बोला है कि फाइनेंस वो ही होता है जिसको हम फाइनेंस को पढ़ा जा सकता है। इसको आप हाइलाइटर कर देना। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको दिया हुआ है मीनिंग एंड डेफिनेशंस दिए हुए हैं। अब इस मीनिंग एंड डेफिनेशन में द मेन लाइन है यहाँ पे द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मनी मैनेजमेंट। फाइनेंस मतलब मनी, तो हम जगह फाइनेंस को मैनेज मतलब मनी को मैनेजमेंट। मनी को मैनेज करने का मतलब होता है कि पैसा कितना जा रहा है, पैसा कितना आ रहा है, इसका हमें बोलो ना तोल डाल बराबर से हमें मेंटेन करना है। इसी को बोला जाता है मनी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसमें आगे कुछ फाइनेंशियल मैनेजर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न मेनली विथ फंड राइजिंग होता है। राइजिंग राइट टाइप ऑफ फंड इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सुटेबल मैनर। फंड मतलब पैसा को राइज करना, मतलब अगर आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो उसका 200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये आपको कैसे बनाना, उस फंड को आपको राइज करना है, उसी को बोलते हैं फंड राइजिंग। यूज़ ऑफ फंड, उस फंड को किस तरीके से यूज़ करें जिससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, उसका मतलब हो गया है। समझो मैंने आज कुछ असेट्स लेती हूँ या कुछ मैंने फॉर एग्जांपल मैंने शेयर मार्केट में मैं फ़ंड लगा रही हूँ, तो मेरे को ऐसे वही शेयर पे लगाना है, उसी चीज़ पे लगाना है जिससे मुझे रिटर्न में वापस क्या है, प्रॉफिट आए। प्रॉफिटेबली का मतलब होता है प्रॉफिट आए, इसी को बोलते हैं यूज़ ऑफ फंड्स। फंड का मतलब होता है मनी। नेक्स्ट, ये सब इम्पोर्टेंस है, इसको मार्क कर देना। एग्जाम्स में MCQ में पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कन्वर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेट एंड efficiency utilizing phone necessary for the efficient operating of a entrepreneur who said this. तो you can write the James Van Horner. ओके, यहाँ पे भी इसमें और कुछ इम्पोर्टेंटली हेडलाइन नहीं है। हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 3 पे, जहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत सिंपली फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है। द वे एंड मीन ऑफ मैनेजिंग मनी, तुम जिस भी तरीके को पैसे को मैनेज करोगे उसी को बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है? द स्टेटमेंट कैन बी फर्दर एक्सप्लेन टू डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट the determining, application, allocating, utilizing of financial resources with the aim of achieving the goal and objective of enterprise. एंटरप्राइज को समझ कर लेना चाहिए कि उसका एम क्या है, कि उसको फाइनेंशियल रिसोर्स को किस तरीके से यूज़ करना है, उसका यूटिलाइज कैसे करना है, कहाँ पे उसको अलॉट करना है, उसी को बोलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको आप अंडरलाइन कर दोगे यहाँ पे। फिर दोनों इम्पोर्टेंट है।
ये भी इम्पोर्टेंट है। द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब स्कोप्स क्या है एग्जाम में आपको सकते फ्रॉम दिस विच आर नॉट द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फ्रॉम दिस विच इज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यू शुड नो दैट देयर हाउ मेनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट scopes we have. तो let's start the first one. First one is a traditionally. अब ट्रेडिशनली वर्ड का मतलब है आपको समझो कुछ ट्रेडिशनली होगा जो पुराने टाइम में ओल्डन टाइम में जो हमें यूज़ करते थे उसी को बोला जाता है ट्रेडिशनल। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द ट्रेडिशनल अप्रूवल व्यू द स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन इन अ नैरो सेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फंड बाय बिजनेस firm to meet their financial need. Hence, the followingly internal relative except the rising administration financially resources were covered. यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 3 पॉइंट को भी अच्छे से याद कर लेना है। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, राइजिंग फॉरेन कैपिटल मार्केट टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कि फंड को कैसे राइट करना है, राइज करना है कैपिटल मार्केट के थ्रू, वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल चेक हो गया, शेयर्स मार्केट का जो शेयर सर्टिफिकेट्स हो गए, ऐसे सब। लीगल एंड अकाउंटिंग एक्सेप्ट इन्वॉल्व इन राइजिंग फाइनेंस फ्रॉम द फर्म्स। फिर दिया द ट्रेडिशनली अप्रूवल्स आर क्रिटिकल ऑफ फ्रॉम द रीजन्स, कुछ रीजन्स दिए हुए हैं नीचे। फोर्स ऑन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कोऑपरेटिव एंड इग्नोरिंग इन नॉन कोऑपरेटिव बॉडीज हो गया। इट लेट मोर एम्फेसिस ऑन आउट वन टाइम इवेंट एपिसोड सच एज promoted in corporate gardens take places in the cooperative life and consider ignoring to the day-to-day financial problem of the concern। इस सब आप पॉइंट्स दिए हुए। According to Solomon, traditional approval has ignored the following issue of financial management which comprise the following। कुछ इन्होंने इश्यूज को मतलब लिया ही नहीं है, इग्नोर किया हुआ है। क्या क्या है देख लेते। should be enterprise common capital fund to certain purpose due to the expense return meeting the financial standard of the performer। how should the standard to be set, what is the cost of capital fund to the enterprise, मतलब क्या कितना खर्चा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उस सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली मेन वर्ड्स को मेन रिलेटिव वर्ड्स को आपको क्लियर करना है। अब मॉडर्न मतलब जो हम रिसेंटली अभी मॉडर्न बोलते हैं ना, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वे, उसके हिसाब से यहाँ पे एक मॉडर्न अप्रूवल दिया हुआ है। मॉडर्न अप्रूवल इसका मतलब क्या हो गया है, द फोर्स ऑन द सोर्स ऑफ फंड वर्स वाज टू ऑफर इन लार्ज कंसर्न विद द स्पेशली prosecutorial in detail, expert pointed out the following the two difference of traditionally upon। It does not require the relation between the finance mix and the cost of capital। ये रिलेशनशिप नहीं बनाता है फाइनेंशियल मिक्स एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। It also failed to deal with the problem related to the valuation of the firms and the cost of capitals। अब इसके मेन पॉइंट में हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये सब यहाँ पे अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ऑल ऑफ द अबाउ, इसको अंडरलाइन कर दो। ऑल ऑफ द 3 डिसीजन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द गोल ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब कौन से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है वेयर टू इन्वेस्ट द फंड एंड इन व्हाट अमाउंट, हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजन, वेयर टू राइज द फंड फ्रॉम एंड इन व्हाट अमाउंट, कितना पैसा राइज करना, मतलब कितना पैसा हमें बढ़ाना, उस 1 रुपीज़ को कितने में बढ़ाना है और कितने अमाउंट में बढ़ाना है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, हाउ मच ऑफ प्रॉफिट शुड बी पेड बाय द वे ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच शुड बी रिटर्न इन द बिजनेस, हमें कितना प्रॉफिटली वे हमें लोगों को बांटना है। फॉर एग्जाम्पल कोई जो शेयर्स मार्केट शेयर होल्डर्स हो गए, इक्विटी शेयर्स ये सब हो गए, इन सबको हमें डिविडेंड्स कितना देना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए तो हमें इन सबको कितना डिविडेंड देना चाहिए, कितने परसेंटेज में देना चाहिए और कितना हमें रिटर्न वापस अमाउंट हमें बिजनेस में आ रहा है। इन तीनों चीज़ों को बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिर दिया है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आप आ जाओगे 5th लाइन समथिंग, जहाँ पे दिया है द डिसीजन रिलेटिव टू एक्वेट्स ऑफ द फिक्स
Assets investments are known as the capital budgeting decisions, and decisions related to current asset investment are known as the working capital management. जो asset fixed asset इन्वेस्टमेंट होंगे उनको बोलता है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, जो करंट असेट इन्वेस्टमेंट होंगे उनको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस। ये दो यहाँ पे हो गए हैं। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन रिलेटेड टू सेलेक्ट ऑफ द असेट्स और इन्वेस्टमेंट प्रपोज ऑफ कोर्स एक्ट विच हैज नो longer term of implications on the cash flows. फाइनेंशियल डिसीजंस अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। फाइनेंशियल डिसीजंस होता क्या है, जिसमें हम यहाँ पे मेन पॉइंट है ये, द ओन फंड्स आर द शेयर होल्डर्स मूव ऑन विच द डिविडेंड्स आर पेड। The dividends payment depend upon the profitability of the company and is not binding. Dividend किस पे डिपेंड होता है कि कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, इस पे डिपेंड होता है। डिविडेंड डिसीजंस बता दिया था, जिसमें लिखा है डिविडेंड पॉलिसी इज अ डिसीजन हैव रिगार्डिंग टू इट्स इम्प्लाइट्स ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ इन द फर्म. The main is to be decided to optimize dividend policy which will maximize the market price of the shares. Importance of financial management. अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंस दिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। एप्लीकेबिलिटी, the principle of finance is applicable whenever there is a cash flow. प्रिंसिपल फाइनेंस कब एप्लीकेबल होगा, जब भी आप पे कैश फ्लो होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो इज वन ऑफ द सर्टन एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल एनालाइजेशन। फिर यहाँ पे दिया हुआ है द फॉर्म द एंगल ऑफ द फाइनेंशियल डिसिप्लिन्स। चेंज ऑफ फेलियर, द टर्म हैविंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल मशीनरी हाई एप्लीकेटेड मार्केटिंग टेक्निकल एक्सेप्ट may fail and succeed unless into finance are managed on the sound principle of financial management. The state of the business, like in the financial discipline, therefore the financial function is related to the as a primary. फाइनेंशियल फंक्शन को कैसे ट्रीट किया जाता है, प्राइमरी फंक्शन की तरह। ये मेन पॉइंट है। which ensure the other function like the product, marketing, purchase, personalization, etc. to be more effective in achieving organization goal and the objectives. Return of investment. रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना मैंने पैसा लगाया हुआ मुझे वापस कितना रिटर्न में आ रहा है, उसी को बताना है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। द ग्रेटर टाइम एंड द रिस्क अपोर्टेड विद द एक्सेप्ट द कैश फ्लो, द ग्रेटर इज द रेट ऑफ द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द ऑन। अब इसमें कुछ जॉब के बारे में बताया हुआ है कि क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको क्या क्या उसका काम है, उस किस तरह से काम करना चाहिए, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। द जॉब ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज फुल ऑफ ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट है पर्सनैलिटी, इज द सम टोटल ऑफ द फाइनेंशियल एंड द मेंटल क्वालिटी। मतलब पर्सनली वे भी उसका खुद अच्छा हो जाए, गुड हाइट होना चाहिए, गुड फिजिकली होना चाहिए, गुड एप्रिसिएशन शुड बी द असेट टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द नेक्स्ट, द जॉब ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एनालिटिकल वर्क, ही शुड हैव द हायर डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस। इतना इंटेलिजेंटली पर्सन होना चाहिए कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छे से कर सके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है इंटरवेटिव इन द परफॉर्मिंग ऑफ द वर्क, ही शुड डू द जॉब ऑन हिज ओन विदाउट बीइंग टोल्ड बाय द अदर। खुद को काम खुद ही करना चाहिए और कोई उसको बोलना नहीं चाहिए। The financial manager should have the worst form of the power of the imagination of the credit. He should have the resource in mind which will be creative. He should be able to bring innovative in financial management online. कुछ ना कुछ इनोवेटिव उसको करना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ अच्छा सा सुधार है। Financial manager should have the self confidence to face the challenges involved in this problem. सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजर को कि कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए उसको अच्छे से वो सॉल्व कर दे।
द फाइनेंशियली मैनेजमेंट इज लीडर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का लीडर होता है फाइनेंशियल मैनेजर। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे हम यहाँ पे। ही शुड हैव द एफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल। ही शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ सब कोऑर्डिनेटिंग एंड द कम्युनिकेटिंग इंस्ट्रक्शन सॉल्व देम। वहाँ पे जितने भी उसके जो नीचे काम करने वाले स्टाफ्स होते हैं या उसके ऊपर जो भी स्टाफ्स होते हैं वो सबकी वो उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए अच्छे तरीके से। द जॉब ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जॉब क्या है? डिसीजंस मेकिंग करना। टू टेक द वेरियस डिसीजन विच है द फाइनेंशियल इम्प्लीमेंट ऑन द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिव जितने भी फाइनेंशियली कुछ भी डिसीजन होता है फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। इट शुड बी हॉनेस्ट इन जॉब। हॉनेस्ट मतलब सच्चाई, वो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ इलीगली काम नहीं करना चाहिए। He should have the administration skill to administration the financial function. He should be able to plan, organize, direct, control and the ordinary activity of financial areas. Function of financial control functions क्या है? Provision of capital, investor relatives, short-term finance, bank and customs, credit and collections, insurance. Investment, planning for control, reporting and interpreting, evaluating and counseling, tax administration, government reporter, protect of assets, economical appraise, managing fund, measuring of return, cost control and price settles, forecasting profit, forecasting cash flows। ये सब उसके फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, इस सबको इनको कंट्रोल करना चाहिए। गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, जितना हो सके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज मतलब प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। जैसे आज अगर मेरे पास 10 रुपये मैंने अगर कंपनी में लगा रही हूँ तो आगे जाके उसको कुछ ना कुछ एक साल के अंदर ही मुझे उसका 10 का 100 रुपीज़ करना है। जितना हो सके उतना मुझे प्रॉफिटली करना है। ड्रॉबैक्स of the goal of profit maximizing, it ignore the risks which assist the investment in the such a profitable unit। इग्नोर कर देते हैं कि कभी माइंड में ऐसा था कि नहीं इसे या इस चीज़ पे अगर हम पैसा लगाएंगे तो मुझे कुछ प्रॉफिट ही मिलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं वो रिस्क जो हमें मिलने वाला है उसमें जो मुसीबत आने वाली है उस सबको हम क्या करने थे? इग्नोर। इन्वेस्टमेंट द हायर प्रॉफिट में हैव इज अ हायर डील। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा रिस्क भी होगा। बट द प्रॉफिट मैक्सिमाइज इज एम एट द मेन ऑब्जेक्ट। ऑल द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट आर एक्सपेक्ट विदाउट हैविंग द रिगार्डिंग टू रिस्क फैक्टर। द इन्वेस्टमेंट हैव may have the profit potential but may not be worth for the risks। ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए कुछ वर्ल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइज अज्यूमिंग करके है। The modern market is suffer from many impact factor. It ignores the time value of money without having any regarding of timing of cost and return. It take into account only the size of profit without considering timing of profit। अलग अलग पे उसके ऑब्जेक्टिव्सली सब दिए हुए हैं। और पढ़ेंगे हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस। वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस का मतलब होता है द शेयर होल्डर आर दोस्त more interested in maximizing the wealth rather than the profit maximize। Maximization of wealth for the shareholder means the maximize the net worth of the company for its shareholder। तो शेयर होल्डर्स होते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज में जितना इंटरेस्टेड नहीं होते उतना वो वेल्थ मैक्सिमाइज में ज़्यादा इंटरेस्टेड लेते हैं। Therefore, wealth maximization means the creating of maximum value for the company's shareholder, which means maximize the market price of the shares। Wealth maximization refers to great increase in the value of net asset of the organizations with the great profit। EPS means earning per shares। एक शेयर्स पर शेयर्स पे हम कितना अर्निंग करते हैं उसको बोलते हैं EPS। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द नेट असेट, रिमूव द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनीज। इसके भी वापस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए किसने क्या क्या बोला गया है उसको यहाँ पे मेनली दिया हुआ है। यहाँ पे इसको हम अंडरलाइन कर देंगे।
नेक्स्ट जाएंगे द मेरिट ऑफ द ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट RS वालों, कुछ तो उसके मेरिट्स दिए हुए हैं अलग अलग पॉइंट से, वेरी इन्फेंटिव से, बाद में मैक्सिमम ऑफ शेयर होल्डर्स इकोनॉमिकली हैं, देन यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होता है ये, इट इज़ ऑपरेटिव फ्लेक्सिबल इन लॉन्ग लिस्ट, बाद में यहाँ पे दिया हुआ द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हो गया है, द टाइमिंग ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो कंसर्न टाइमिंग ऑफ बेनिफिट्स investment take into the account, it operate rather than guidelines for efficient use of the resources available. ड्रॉबैक्स भी हैं, अगर कभी कुछ मेरिट होता है तो डिमेरिट भी होता है। दिया यहाँ पे wherever the market price of the share is fully reflects this assuming share holder in the real practice. The market price is influenced by various economical and the political factors which are different to anticipated of the judge. Various parties have the stake in the company, having the confidence, interest, and therefore difficult to recurrent the divergent in other goals and objective of financial management दिया हुआ है। यहाँ पे इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में एक्सरसाइज लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कोई भी सम्स कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट से जाएंगे द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, ये इम्पोर्टेंट लेसन्स नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें सम से इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देयर आर टू टाइप ऑफ डिसीजन विच आर रिगार्डेड सम कंस्ट्रेंट ऑफ द टाइम वैल्यू। यहाँ पे दो तरह के डिसीजंस होते हैं। दो तरह के डिसीजंस क्या क्या हम देख लेते हैं। द फर्स्ट डिसीजन इन्वेस्ट इन मनी, फर्स्ट डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्ट इन मनी ऑन ऑर्डर रिसीव द फर्दर कैश बेनिफिट। द अदर डिसीजन इन्वॉल्व द बोरोइंग नाउ टू टेक द करंट एक्सपीरियंट एट द कॉस्ट ऑफ हैविंग लेस मनी इन द फर्दर। दो तरह के डिसीजन आप ले सकते हो, या आज पैसा लगाओ तो आगे जाके फ्यूचर में पैसे और मिलेंगे, या पैसा लो अभी खुश हो जाओ, इन फ्यूचर में कम पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर दिया द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। अगर ये लाइन अगर ध्यान से देखो, ₹100 टूडे आर द मोर वेरिएबल देन द ₹100 एट द ईयर लेटर। आज जो ₹100 की जो वैल्यू है वो इन फ्यूचर में, मतलब कुछ सालों के बाद वो ₹100 की वो वैल्यू नहीं होगी। वो टाइम पे ₹100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली ₹1। जैसे आज हमारे ₹1 है ना, लेकिन वही अगर ओल्डन टाइम लाइक योर ग्रैंडफादर टाइम्स या ग्रैंड मदर टाइम या योर मॉम डैड टाइम्स, ₹1 was like there for ₹100. As per the timing changes, the value of the money also get deduct. This is because the capital can be employed productively to generate the profit returns. अब इसमें बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू, फर्दर वैल्यू, डिस्काउंट फैक्टर एंड कंपाउंड फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू, द प्रेजेंट वैल्यू इज a discounted value of the one or more further cash flow. Further value, the further value is the compound value of the present value. Discounted factor, the discounted factor is the present value of the rupee received in the further. Compounding factor, the compounding factor is the further value of the rupees. Discount and compounding factor are the function of two things: interest rate reduce and the time between the present value and the further value. मतलब डिस्काउंट और कंपाउंडिंग में हमें दोनों का डिफरेंस, किसका डिफरेंस, प्रेजेंट वैल्यू एंड द फर्दर फ्यूचर वैल्यू, इसके दोनों का जो भी डिफरेंस आता है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब टाइम वैल्यू ऑफ द मनी रिलेशनशिप्स, अब यहाँ पे कुछ क्या बोल सकते, फॉर्मूला बोल सकते हो आप, ऐसा बोल सकते हो, इसको हम अंडरलाइन हाईलाइटर कर देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू, FV मीन्स फर्दर वैल्यू एंड DF मतलब डिस्काउंटेड फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फर्दर फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटेड फैक्टर। नीचे दिया है फर्दर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू कंपाउंडिंग फैक्टर्स। इतना क्लियर है, से नीचे लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे। कंपाउंडिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1 + R ब्रैकेट T, T मीन्स द टाइम ऑफ ईयर, और डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब होता है 1/1 + R ब्रैकेट T, और R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब होता है टाइम, कितने साल के लिए, कितने ईयर्स के लिए हम यहाँ पे देने वाले वो सब।
एक सम देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ₹1,00,000 with the bank which pays 10% interest compounding annually दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फर्दर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू कंपाउंडिंग वैल्यू फॉर द पीरियड ऑफ 3 year। हाउ मच अमाउंट ही विल गेट अ मैन्युटी। और फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पे, पी वी इंटू ब्रैकेट में 1+r ब्रैकेट क्लोज टी बराबर। अब 1 क्या है हमारा यहाँ पे, मैं पहले देती हूँ 1,00,000 तो लिखा हुआ है, ये कैसे आए जो बता जाओ 1.10 कैसे है बता देती हूँ। तो 1 लिखेंगे प्लस यहाँ पे कितना परसेंट है 10 अपॉन 100 लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 को हम 100 से हमें डिवाइड करना है। तो जब आप कैलकुलेटर ले सकते हो जिसमें आप लिखोगे 10 डिवाइड बाय द 100, उसमें आ जाएगा आपको 0.1, ये हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1.1, ये हो गया, ये वाला हम लेके आ गए। अब पीरियड ऑफ द 3 year, यहाँ पे पीरियड ऑफ 3 year करना है, मतलब इसको हम जैसे हम स्क्वायर करते हैं वैसे यहाँ पे क्यूब करना है 3 टाइम। ये 3 year के लिए ही इसलिए ईजी है, ज़्यादा ईयर के लिए होगा तो हम कैसे करना है वो आपको मैं कैलकुलेटर में बता देती हूँ अभी। अब कैलकुलेटर लोगे उसमें लिखोगे 1.1 लिखा, फिर मल्टीप्लाई हमें इज इक्वल डबल 1 और 2। 3 year का कर रहे हैं तो जब भी हम मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे हो तो हमें ओनली 2 टाइम ही क्लिक करना है। अगर 4 year का कर रहे हो तो 3 टाइम इक्वल साइन दबाएंगे, 5 टाइम कर रहे हो तो 4 टाइम इक्वल साइन। अब ये आ गया 1.331, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये रहा 1.331। अब मल्टीप्लाई बाय द 1,00,000 1 0 0 0 0 एंड 0 बराबर है, फिर इज इक्वल टू कितना आ गया 133,100। क्लियर है। नेक्स्ट a further value of the annuity। अब मेन दिया हुआ when the payment are made at the end of the year is called ordinary annuity, and other hand when the payment are made in the beginning of the year it is called the annuity due। इतना क्लियर है, इसको अंडरलाइन कर दोगे, ऑर्डिनरी एंड द एन्युटी ड्यू। और फॉर्मूला है फर्दर वैल्यू इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1+r ब्रैकेट क्लोज टी -1, टी ऊपर आएगा, यहाँ पे आना चाहिए, इन लोग नीचे लिख दिया है, अपॉन r। r का मतलब मालूम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो भी रहेगा वो, टी का मतलब होता है टाइम ऑफ ईयर, पी का मतलब है यहाँ, ए का मतलब है पीरियोडिकल केस पेमेंट्स। अब इसको हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल के यहाँ पे कुछ वैल्यूबल दी हुई हैं जो हम कैसे आगे किस तरीके से यूज़ होने वाली है वो मैं आपको जैसे जैसे सम्स आएंगे वैसे वैसे मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। अगर आप इसमें देखो यहाँ पे एक कॉमा दिया हुआ है, ये कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पे ये डॉट्स से, मतलब 1.00 2.0800 3.2464 4.5061 इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कॉमा डाल दिया, रॉन्ग है, यहाँ पे डॉट आएंगे। यहाँ पे दिया हुआ एक सम फॉर द इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट फॉर ₹5,000 आर मेड इनटू द डिपॉजिट अमाउंट दैट पेज 8% इंटरेस्ट पर ईयर, व्हाट इज द फर्दर वैल्यू ऑफ एन्युटी एट द एंड ऑफ द 4 year। अगर आज मैं 5,000 रुपये पे कर रही हूँ, हर साल में 5,000 मैं पे करूँगी एंड 8%, तो 4 साल के बाद मेरे हाथ में पैसे कितने आएंगे वो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। अब फॉर्मूला क्या है 1+r ब्रैकेट रेस टू टी -1 अपॉन r, ये दिया हुआ है और इंटू ये। तो अब हमें क्या करना है,
ये ए है, वो ए हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5000, वो हम लिख देंगे इनटू, अब हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है जैसे हमने पहले फाइंड किया था, बस उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी फाइंड करना है। हम कैलकुलेटर लेंगे, उस पर पूरा हम ये कैसे यूज़ कर सकते हैं इजी तरीके से, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये वैल्यू हम टेबल पे कैसे चेक कर सकते हैं वो दिखा देती हूँ। कितना परसेंट है 8 ईयर और कितने ईयर के लिए है 4 ईयर। तो ऊपर टेबल में जाएंगे, ये रहा 8% और ये 4 ईयर। 4 ईयर में कितना है 4.5061, वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 4.5061 इंटू 5000। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 22,530.50। क्लियर है। अब डबलिंग पीरियड होता है, डबलिंग पीरियड में दो रूल यूज़ करेंगे, एक 72 रूल एंड द 60 रूल। 69 और एक 72 दो तरह के रूल हैं। अब दोनों तरह में कैसे रूल को यूज़ करना है वो हम चेक कर लेते हैं। डायरेक्टली सबसे पहले हम सीखेंगे 69। 69 का बहुत इजीली फॉर्म है, इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना है 0.35 प्लस 69, और जैसे हमें इंटरेस्ट रेट 12% करना है तो 0.35 प्लस 69 अपॉन 12 इतना है। हम कैलकुलेटर लेंगे जिसमें लिखेंगे 69 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू प्लस 0.35 इज इक्वल टू हाउ मच का 6.1, मतलब 6 ईयर 1 मंथ। ऐसे ही हमें करना है। एक और देख लेते हैं जिसमें दिया 15%, तो वापस 69 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 0.35 इज इक्वल टू 4.95 मीन्स 4 ईयर एंड 9। 4 मतलब 5 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन हम वापस से 4.95 ही लिखेंगे। अब एक और जिसे यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट रेट इज 10%, व्हाट इज द डबलिंग पीरियड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस रेट। अब जैसे हम इसमें चेक करना है तो फर्स्ट पहले 72 के चेक करना है। 72 के लिए 72 डिवाइड बाई 10, इतना ही फॉर्मूला, जो भी रेट रहेगी वो नीचे लिख देना है। 7.2 हो गया, ये हमारा 72 रूल के हिसाब से हो गया। अब हमें 69 के लिए 69 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 6.9 प्लस 0.35 इज इक्वल टू 7.25। 7.25 या 7.2 बोथ आर द सेम, मतलब दोनों में 7 ईयर्स एंड 2 मंथ्स लगने वाले हैं। इतना क्लियर है। इसके बाद हम जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है। अब फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फर्दर वैल्यू इनटू कंपाउंड डिस्काउंटिंग इन वैल्यू, डिस्काउंटिंग फर्दर वैल्यू। और डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है 1/1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज टी। यहाँ पे टी इन्होंने लिखा नहीं है, यहाँ पे टी भी आएगा। अब क्या दिया है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹50,000 टू बी रिसीव एट द एंड ऑफ द 4 ईयर। टाइम ऑफ पीरियड कितना है 4 ईयर, परसेंटेज कितना है 12%। आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 50,000, तो हमें फर्दर वैल्यू फाइंड करना है। बहुत इजीली मैं कैलकुलेटर पर सिखाने वाली हूँ। ये वैल्यू डायरेक्टली कैसे कैलकुलेटर पर ला सकते हैं। पहले फॉर्मूला क्या है, पहले डी वी का 1/anything, मतलब यहाँ पे हम डिवाइड करने वाले हैं, तो कैलकुलेटर पर भी हम डिवाइड ही यूज़ करने वाले हैं। तो कैलकुलेटर ले लेंगे जिसमें हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस, पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या हमें लिखना है। यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितने ईयर्स का 12 डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज और रेस टू व्हाट 4। ये हो गया है। अब हम पहले ये नीचे का पार्ट कैसे यूज़ करने वाले वो बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 12 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया 0.12 हो गया। अब क्या करना है प्लस 1, कितना आ गया 1.112। अब हमें डिवाइड करना है।
जब भी हम डिवाइड करेंगे डायरेक्टली हम 1/एनीथिंग कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट सब कुछ हम कैलकुलेटर पे करेंगे। अब कितनी ईयर के लिए दिया हुआ है? 4 टाइम, 4 ईयर के लिए 4 टाइम इक्वल टाइम है 1 2 3 एंड 4। मैं वापस बता रही हूँ, 1.12 लिखेंगे, डिवाइड, इक्वल दबाएंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर में यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन कैलकुलेशन जब आप ओरिजिनल कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये वाला नंबर आएगा 0.8928। ये 1 ईयर के लिए हो गया। सेकेंड टाइम दबाएंगे, ये 2 ईयर के लिए, ये 3rd ईयर के लिए एंड ये 4th ईयर के लिए। अब चेक कर लेते क्या है, 0.6355 इस नॉन तो 0.623 ले सकते हैं, 0.35 सेम। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि ओरिजिनल हम कैलकुलेटर में करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी अलग आ रही है, मैंने अभी चेक कर दिया इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे करने पर चेंज है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 से, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कैसे यूज़ करना है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले 12/100 करेंगे, देन +1 करेंगे तो आंसर आ गया 1.12। कितने ईयर्स के लिए करना है हमें? 4 ईयर। इक्वल डिवाइड का साइन दबाएंगे और 4 टाइम इक्वल 1 2 3 4 और हमारा आंसर आ गया मल्टीप्लाई बाय 15,000। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम। यहाँ पे कुछ मशीनरीज दिए हुए हैं जिसमें हमें यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, प्लस यहाँ पे 5 ईयर्स का दिया हुआ है और नीचे परसेंटेज दिया हुआ है 10%। बस अब क्या करोगे, ये एग्जाम में भी वैसे आने वाला नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा सम है, इसमें हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। शॉर्ट एंड स्वीट बता रही हूँ आपको कैसे करना है। ईयर लिख दोगे, इनफ्लो लिख दोगे, स्क्रैप वैल्यू लिख दिया। अब ये 10% लिए कैसे आया, तो 10/100 करोगे तो 0.1 हो जाएगा, +1 कर दे तो 1.1, तो 1.1 डिवाइड इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.901। फिर इज इक्वल दबाओगे 0.829, वापस इक्वल दबाओगे 0.75, वापस इक्वल 0.683 एंड अगेन इक्वल टू 0.6209। यहाँ से इसको इसे मल्टीप्लाई करते जाओगे, मल्टीप्लाई करने पे एक वैल्यू मिल जाएगा, देन द सम क्लियर। फिर जितना पैसा कितना डाला था हमने 15,000, पैसा रिटर्न में कितना आया 75,635। इट इज लाइक अपन प्रॉफिटेबली। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैनी टाइम इन्वेस्टर्स नो द प्रेजेंट वैल्यू विच इज मस्ट बी इन्वेस्ट टूरिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनिटी टू सर्व द for the period. For example, grandfather want to deposit infant money today to meet the tuition fees of the grandson for the next 3 years. आज उसके ग्रैंडफादर पैसा डालने वाले कुछ 3 साल के बाद में उसके ट्यूशन फीस उसके बच्चे ग्रैंडसन के लिए। इंटरेस्ट रेट कितना है 8%। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फर्दर इनवॉल्व। स्वीट एंड स्वीट फॉर्मूला है PVAI इज इक्वल टू A 1/1 प्लस R प्लस 1/1 प्लस R/2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस R/1। ये फॉर्मूला। अब इसमें नीचे पहले से हमारे यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, अगर ये टेबल नहीं यूज़ कर सकते हो तो कैलकुलेटर पे कैसे यूज़ करना है वो हमें अच्छे से आना चाहिए। एक सम देख लेते हैं यहाँ पे, बाकी उसके रिलेटिव आगे सब भी सम सेम ही है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 4 ईयर एन्युटी ऑफ ₹8,000 एट द 12% इंटरेस्ट ली, ये दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है, कैलसीयम हम कैसे यूज़ करने वाले, बस वो ध्यान। ये कुछ फॉर्मूला खाली याद कर लो कि एग्जाम में किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेबल पर दिखा देती हूँ, टेबल पे हमें कैसे चेक करना है। कितना परसेंटली दिया हुआ 12% एंड द 4 ईयर। हम टेबल पर जाएंगे, 12% एंड द 4 ईयर कितना है 3.0373, ये वही यहाँ पे दिया हुआ है। अब यही चीज़ हमें कैलकुलेटर पे भी लेके आना है, यही 3.0373 कैलसी पे भी आना चाहिए। उसके लिए हम कैलसी लेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिख देंगे 12 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, कितना आ गया 1.112, ये हो गया। इसको एक बार मैं क्लियर कर दूँगी, वापस लिख दूँगी 1.112। अब एक ही चीज़ हमें बार बार हमें डालना है जब भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं M प्लस M माइनस एंड MRC, M प्लस M माइनस एंड MRC हम यूज़ करने वाले। देखिए हमें यहाँ पे सब वैल्यू हमें प्लस करते जाना है। इसके लिए सबसे पहले डिवाइड M प्लस इज इक्वल टू
एम प्लस इज इक्वल टू, ऐसे करते करते हम यहाँ पे पूरा हमें वैल्यू हमें यहाँ पे, ये आपको वैल्यू ऐसे आ जाएगी। इसके बाद हम क्या कर देंगे, ये मैंने MRC क्लिक कर, अभी हमें MRC क्लिक कर दिया है। उसके बाद इंटू 8000 इज इक्वल टू 242, ओके सॉरी ये बाय मिस्टेक मैंने डबल क्लिक कर दिया है। एक सेकेंड, वापस मैं कैलकुलेट कर देती हूँ। ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, इंटू 8000 इज इक्वल टू 24298, यहाँ पर चेक करते हैं 24298। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट समझाएंगे। यहाँ पे इसको हम हेडलाइन करते हैं, इफ द NVP इज अ पॉजिटिव द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्ट। अगर NVP अगर पॉजिटिव रहा तो हम एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट को, अगर नेगेटिव रहा तो हम इसको रिजेक्ट कर देना है। NV इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्दर कैश फ्लो इनटू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो। जितना आ रहा है उसको हम माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो से। सेम यहाँ पे दो दिए हुए, अल्टरनेट 1 एंड अल्टरनेट 2, 2 ईयर के लिए। सेम वैसे ही हमें वो कैलकुलेट करना है। ये हम लिख देंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, इसको प्लस करके यहाँ पे टोटलिंग कर देंगे। सेम यहाँ पे लिखे दोनों को प्लस कर देंगे। क्लियर? इसमें ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दो, तो कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स CFAT, कैश फ्लो इनफ्लो आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। ये इतने बड़े सम्स कुछ यूज़फुल नहीं है, जितने हो सके वो छोटे सम्स ही एग्जाम्स में पूछने के, MCQ टाइप के सम्स आने वाले हैं, तो हम जितने छोटे MCQ हो सकते हैं उतने हम करने वाले हैं। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंसली है, इसमें कुछ यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में दिया हुआ है, डेटर्स और एनुअल एक्सचेंज, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे भी सेम 7% करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7, पर हमें प्लस कर देंगे 1.07 हो जाएगा। सेम यहाँ पे हमें M प्लस और MRC यूज़ करना है। यहाँ पे कितने ईयर्स के लिए दिया हुआ है, 3 ईयर के लिए, मतलब हम यहाँ पे M प्लस कितने बार यूज़ करने वाले हैं, 2 ईयर के लिए। जितने साल के लिए दिया उससे कम यूज़ करना है कभी भी। तो M प्लस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू M प्लस फिर MRC प्लस 1, और हमारा आंसर आ जाएगा 3.215, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से। ये जो टेबल देख रहे हो, इस टेबल को हम कैसे कैलकुलेटर पे यूज़ करते हैं वही यहाँ पे मैंने आपको पहले सिखा दिया है। ये सब कैलकुलेटर्स पे हम कैसे यूज़ करना वो आपको बता दिया है मैंने। इन सभी के आंसर्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, ये चेक कर सकते हो, यहाँ पे है। और ये सम कैसे सम करते हैं उसके साथ मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, उसी तरीके से सब भी सम है। रेशियो एनालाइजेशन थर्ड लेसन करने वाले हैं। ये लेसन साइड से आप लोग ने TY BCom में और SY BCom में किए हुए सम्स है, जिसमें हम करेंट असेट्स, करेंट लायबिलिटीज़, क्विट असेट्स, क्विट लायबिलिटी के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा था, बस उसी को यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। जिसमें ये लाइन, द अकाउंटिंग रेशियो इंक्लूडेड द क्वांटिटी ऑफ रिलेशनशिप विच इज़ यूज फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। द टू नंबर ऑफ रिलेशन एक्सपेंस बिटवीन द टू अकाउंटिंग डिफरेंट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग रेशियो। कोई भी दो चीज़ को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग फिगर्स के लिए, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। इसमें ज़्यादा अभी मैं कुछ डीपली ये नहीं है, इसमें डायरेक्टली हम फॉर्मूलाज जो हैं वो सब हम देखने वाले हैं। तो आ जाइए पेज नंबर
लिख सके फॉर्मूला से पहले यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट टिक मार्क कर देना, क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें फाइनेंशियल रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियोज के एग्जांपल्स दिए हुए। खाली एग्जांपल्स अगर पूछ लिया जाए तो इस तरीके का एग्जांपल्स हमें याद लेना चाहिए। लिक्विडिटी रेशियो होता है, शॉर्ट टर्म रेशियोज होता है। Liquidity ratios measure the liquidity in the firm and its ability to meet the measures short terms obligations. Liquidity is defined as the ability of the realization value of money, the most liquidity of the assets. कितने liquidity assets के बारे में यहाँ पे इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है current assets. Current assets का फॉर्मूला है current ratio है, sorry not the current asset. करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन द करंट लायबिलिटी। कभी भी करंट असेट 2:1 ही होना चाहिए, द हाईएस्ट फॉर्मूला। ज़्यादा से ज़्यादा, कम होगा चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 2:1। इसको आउटलाइन हेडलाइन कर देना, 2:1 होना चाहिए। फिर क्विक लिक्विडिटी असेट्स है, उसका फॉर्मूला है करेंट assets loan and advance minus investors upon current liability provision minus bank overdraft, ये एक है। इसमें अगर और कुछ फॉर्मूला एक और लिख सकते हो, लिक्विडिटी असेट्स अपॉन द करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी असेट्स कैसे फाइंड करते हैं, असेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीफरेंस एक्सपेंस। पहले स्टॉक और प्रीफरेंस एक्सपेंस को प्लस कर देंगे, फिर असेट में से माइनस कर देंगे। एक और इसमें फॉर्मूला आप ऐड कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। इसका क्विक रेशियो कितना होता है, 1:1। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी असेट होता है, जिसको सुपर क्विक असेट भी बोला जाता है। उसका फॉर्मूला है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी असेट अपॉन द करेंट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लिक्विड असेट इंक्लूड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड द शॉर्ट टर्म और द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। जो भी पैसा हाथ में हो, बैंक में हो, छोटे शॉर्ट टर्म के लिए जो भी हो, या इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हो। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी असेट माइनस द मिनिमम ऑफ ऑल द थिंग इंक्लूड्स, और इसका रेशियोली होता है आइडियली रेशियो 1:2। इसको आप हेडलाइन यहाँ पे कर सकते हो। फिर द डेफिनेशन है इंटरनल रेशियो, इसका फॉर्मूला लिक्विडिटी असेट अपॉन द प्रोजेक्टेड डेली कैश रिक्वायरमेंट्स। इसको एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस डेटर्स अपॉन प्रोजेक्टली कैश अपॉन नंबर ऑफ द डेज इन द ईयर्स। ये एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर ऑफ डेज इन द ईयर 365, अगर लीप ईयर हुआ तो 366। नेक्स्ट आ जाएंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे इसका रेशियो होता है 2:1 होता है, और द हायर डेब्ट रेशियो इज 3:1 फॉर द प्रीफरेंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट लॉन्ग टर्म्स एंड अपॉन द शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म इज बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन लाइक डेटर्स, mortgage लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड द पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। शेयर होल्डर फंड्स में होता है शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स एंड द प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड द बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड द लॉस। फिर इसमें अगर प्रॉफिट लिया हो तो प्लस है, लॉस माइनस एंड द प्रीमियम एक्सपेंस भी माइनस। फिर दिया है शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला है शेयर होल्डर इक्विटी अपॉन द टोटल असेट। टोटल असेट्स में हम क्या लेंगे, टेंजिबल, इंटेंजिबल असेट्स यहाँ पे हमें नहीं लेना है। फिर आता है लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड टू द शेयर होल्डर नेटवर्थ रेशियो। तो लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर नेट वर्थ। फिर आता है कैपिटल गेनिंग रेशियो। उसका फॉर्मूला है फिक्स इंटरेस्ट इन बेयरिंग फंड अपॉन द इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसका अगर एक और फॉर्मूला देखा जाए तो डेब्टर्स प्लस लॉन्ग टर्म प्लस प्रीफरेंस शेयर्स एक्सपेंस अपॉन इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आता है फिक्स असेट द लॉन्ग टर्म फंड रेशियो।
तो फिक्स एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड। इसका एक और फॉर्मूला है, ग्रॉस फिक्स एसेट माइनस डेप्रिसिएशन अपॉन शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म। फिर आता है प्रॉपर्टी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर नेट वर्थ अपॉन टोटल एसेट्स। इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, नेट इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्शनरी अपॉन फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस फिक्शनरी एसेट्स। क्लियर है। नेक्स्ट चले जाते हैं हम इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। फिर आता है डेप्ट सर्विस चार्जेस रेशियो DSCR। उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन अपॉन इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस लोन रीपेमेंट ऑफ द ईयर। फिर आता है डिविडेंड कवर। फर्स्ट है प्रेफरेंस डिविडेंड कवर। प्रेफरेंस डिविडेंड कवर का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। सेकेंड है इक्विटी डिविडेंड कवर, नेट प्रॉफिट टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी डिविडेंड। नेक्स्ट आएंगे हम असेट मैनेजमेंट रेशियो, टर्नओवर रेशियो, परमेंटली रेशियो, एक्टिविंग रेशियोज। सबसे आता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियोज। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का है कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी और सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। इससे पहले हम सबसे पहले नेट सेल क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल प्लस GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है आउटस्टैंडिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब भी GP इज गिवन इन परसेंटेज एंड नथिंग इज व्हाट दे एंड ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द सेल। सिर्फ GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट खाली परसेंटेज दिया हुआ है और कुछ भी नहीं बताया है, तो हमेशा हम सेल्स पे ही उसका कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल GP इज 5%, तो सेल्स अगर 10,000 दिया हुआ है तो 10,000 में से हम 5% निकाल देंगे, तो 5% जितना भी निकलेगा वो हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें हम आगे देख लेते हैं। एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। If the opening stock is given, then have to find the closing stock. If closing stock is given, then no need to find the opening stock because the closing stock only is the average inventory. बोला यहाँ पे है कि जो ओपनिंग स्टॉक अगर दिया हुआ रहेगा तो हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक फाइंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज ओनली नॉन एज ए एवरेज इन्वेंटरी। नेक्स्ट इन्वेंटरी रेशियो। द इन्वेंटरी रेशियो इज इन्वेंटरी अपॉन द करंट एसेट। इन्वेंटरी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, ये भी लिख सकते हो, ये सेल्स अपॉन द एवरेज इन्वेंटरी। फिर आता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, द क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल रिसीव, और ये कभी भी टाइम में ही आएगा, मतलब 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम इस तरीके से। फिर आता है डेटर्स कलेक्टिंग पीरियड्स और द डेटर वेलोसिटीज पीरियड, तो इसमें हम लिखेंगे एवरेज डेटर्स अपॉन द क्रेडिट सेल इंटू 365। इसका शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मूला ईजी बता देती हूँ, जैसे वो 365 डेज या 52 वीक्स या 12 मंथ जो भी रहेगा अपॉन ये जो फाइंड करेंगे मतलब डेटर्स टर्नओवर रेशियो, वो हम नीचे यहाँ पे इसे डिवाइड कर सकते हो। बैड डेब्ट्स इन द सेल रेशियो, बैड डेब्ट्स अपॉन सेल रेशियो इंटू 100। फिर आता क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, सेम क्रेडिटर परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल पेबल्स, ये भी टाइम पे ही आएगा। और इसी का हम दूसरा का देख लेते हैं क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, तो वापस डेज अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये एवरेज क्रेडिटर अपॉन क्रेडिट परचेज याद रख सकते हो, लेकिन वो अगर फाइंड करना तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन फिक्स असेट्स,
टोटल असेट टर्नओवर रेशियो सेल्स अपॉन टोटल असेट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो अगेन सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय। अभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स अपॉन सेल्स इंटू 100 और ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैश प्रॉफिट अपॉन सेल्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा अपॉन सेल्स ओके इंटू 100। फिर आता है कैश फ्लो प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, जहाँ पर कैश प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। रिटर्न ऑफ टोटल असेट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल असेट इंटू 100। रिटर्न ऑन द शेयर होल्डर फंड्स और द रिटर्न टू नेट वर्थ, net profit after interest and the tax upon net worth into 100. Net worth is equal to equity capital plus revenues, reserves and surplus. Operating profit, operating profit is equal to material cost profit is equal to material consume upon sales, कितना कंज्यूम किया है अपॉन सेल्स, कितना सेल्स हुआ इंटू 100। लेबर कॉस्ट प्रॉफिट, लेबर को कितना, लेबर्स पे कितना खर्चा लगा, कितना सामान बेचा मतलब सेल्स हुआ, तो लेबर कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। सेम फैक्ट्री ओवरहेड रेशियो इज इक्वल टू फैक्ट्री एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। नेक्स्ट आगे चले जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी किस पे डिपेंड होता है, सेल्स पे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अपॉन सेल इंटू 100। अभी ऑपरेटिव रेशियो, द कॉस्ट ऑफ गुड सेल प्लस ऑपरेटिव एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इंटू 100। नेक्स्ट मार्केट बेस्ड रेशियो, अर्निंग पर रेशियो, अर्निंग पर रेशियो मतलब ईपीएस, ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स and the preference dividend upon number of equity shares. For example 10,000 upon 100 से ले लेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं उसके हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। द कैश अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर ईयर, डिविडेंड वेल, dividend per share upon marketing price into 100, book value, equity capital plus reserve minus profit and loss account debit balance upon total number of equity shares, price earning ratio, P to E ratio, formula current market price of equity shares upon earning per shares. Next फिर ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, इसमें सम्स और यहाँ पे ये ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक दो सम बता देती हूँ किस तरीके से करना है। अगर ये फर्स्ट सम देख लेते हैं, प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 7% वाला टर्नओवर इज 3% टाइम ऑफ प्रॉफिट, द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंज्यूम इज, फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू सेल्स अपॉन कैपिटल। तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर देंगे तो परसेंटेज हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसका आंसर है 21%। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट लेसन में चले जाते हैं। नेक्स्ट लेसन इसी का पार्ट है जिसमें यहाँ पे वही सब फॉर्मूलाज जो हमने अभी पीछे पढ़े थे वही सब फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए विद कुछ मीनिंग उनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ है। ये सम किस तरीके से करना है इसको एक बार आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर इसको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, कितने बड़े सम्स कुछ पूछने वाले नहीं हैं, जितने होंगे वो फॉर्मूला बेसिस में कुछ फॉर्मूला बेसिस में पूछ सकते हैं कुछ वैल्यू फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर उस वैल्यू की। बस एक बार सम से थ्रू आउट हो सकते हो कि किस तरीके से सम से मतलब क्या फॉर्मूला किस तरीके यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट लेसन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं कुछ, जिसमें यहाँ पे दिया है
कि ऑन्स कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल एंड अकाउंट डेटर्स, बोरोइंग कैपिटल, डेटर्स, लोन फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इसको आप हेडलाइन कर सकते हो। फिर दिया है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द मिनिमम रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर विल हैव टू रिसीव इफ द इन्वेस्टमेंट एल्सवेयर बोरोइंग द फंड कॉस्ट इन्वॉल्विंग इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिर आता है हम मीनिंग एंड द कैपिटल्स में दिया हुआ है, जहाँ पे आप ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एंड इज द करेंट लेवल दिया हुआ है। फिर यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड द स्पेशली कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, ये लाइन। फिर उसके बाद दिया है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ऑल द बिजनेस। यहाँ पे कुछ मेजर्स दिए हुए। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स ऑफ राइजिंग। इसमें कुछ अलग अलग 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं क्या है। लॉन्ग टर्म डेटर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड रिटर्निंग अर्निंग। सेम यहाँ पे कुछ हमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, इसी को हमें फॉर्मूलाज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये एक सम दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया 2 कंपनी से एक्स एंड वाई, अर्निंग टोटल इंटरेस्ट में दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, टैक्स दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है एंड टैक्स रेट अप्लाई फॉर द कंपनी इज 35%। अब हम सम देख लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट आई माइनस टी, आई मतलब इंटरेस्ट रेट एंड टी मतलब टैक्स रेट। द कॉस्ट ऑफ डेट इज एक्स इज इक्वल टू 0 वेर इज नो डेट, डेट है ही नहीं हमारे पास। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आई माइनस टी। आई कितना हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 12% और ये रहा, और कितना टैक्स रेट है 35%। 12 माइनस 35 कर देंगे, 35 अपॉन 100 करेंगे, फिर 12 माइनस 4.2 इज इक्वल टू 7.8%। इतना क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर। फिर कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करके आगे सम्स यहाँ पे करना है। सेम उसी तरीके जिससे हमने पहले किया था, बस इसी तरीके यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। फॉर्मूला को अच्छे से हमें यहाँ पे याद करना है, कैसे यूज़ करना है, बस उसको आपको समझ के लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0.35 मतलब 35 यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा 35% मतलब 35 अपॉन 100 कर देंगे, फिर 35 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.35, तो 1 माइनस 0.35 कर देंगे। अब ये 180 कहाँ से आया, 100 इसका पहले का रेट था और बाद में कितना हो गया 80, वो हमने लिख दिया 100 माइनस 80। 2017 से लेके 2012 का हमें करना है, मतलब 5 ईयर का फाइन करना है, यहाँ पे हमने 5 ईयर लिख दिया। तो 100 प्लस 80 अपॉन 2 ये फॉर्मूला है, मतलब आर वी माइनस एन वी, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को पहले कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम 100 माइनस 80 अपॉन 5 कर देंगे, दोनों को प्लस देन डिवाइड इजिकल टू 0.111166, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इजिकल टू 12%। क्लियर है। अब नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे अभी ये फ्लोटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे इंटू 100 इन्होंने नहीं दिया, यहाँ पे इंटू 100 भी आएगा। देन यहाँ पे अगर एक नेक्स्ट फॉर्मूला दिया हुआ है एक को यहाँ पे, यहाँ पे दिया है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। तो WACC का फुल फॉर्म होता है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर इसके यहाँ पे कैसे हम टू मेजर एरिया वो कैसे यूज़ करना वहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद सेम यहाँ पे एक और वन मोर फॉर्मूला दिया हुआ है, देन अगेन द परसेंटेज लिया। फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी, विदाउट फॉर्मूला याद किए हम सम्स नहीं कर पाएंगे। वही जैसे में हमें 2 ही तरह के सम्स है, दोनों के फॉर्मूलाज यूज़ करके हमें यहाँ पे सम्स करना है। अब नेक्स्ट लेसन आ जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, कैसे कैपिटल को हम स्ट्रक्चर डिसीजंस ले सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे लेसन में दिया हुआ है, जिसमें हम पेज नंबर 116 पे आ जाएंगे, जहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स ऑफ द फॉर्म कैपिटलाइजेशंस it include the long term source of the fund such as debtors, shares, etc. According to the Chapters, capital structure is the makeup of the firm capitalizations। दिया है कि ये मेकअप होता है किसी भी
कैपिटलाइजेशन कोई भी फॉर्म के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, मेकअप्स। ओके, जैसे हम लड़कियां जो चेहरे पे मेकअप करती है कैसे लग जाती है, कुछ निखार आ जाता है, इसी तरीके के कोई भी फॉर्म ऑफ कैपिटलाइजेशन के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर एक मेकअप होता है। Then the decision regarding the form of financial, the recruitment and the releasing product of the total capital of the company are called as the capital structures decisions. फिर दिया है the capitalization is used for the source of the long-term capital of the company. The term of the capital structures is used for the source of the long-term capital of the company. फिर आप नीचे आ जाओगे जहाँ पे the capital of structure should be flexible, profitably and simple in internal capital structure of the company depending upon the many factors. कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग कंपनी डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से, और कैपिटल स्ट्रक्चर कभी भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबली होना चाहिए, सिंपल ईजी वे होना चाहिए। अब हम किस तरीके क्या क्या कैपिटल स्ट्रक्चर हम चूज़ कर सकते हैं, कि चाहिए तो सिर्फ इक्विटी शेयर के लिए चूज़ करो, या इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर चूज़ करो, या इक्विटी शेयर्स और डेब्टर्स यूज़ करो, या तीनों को ले लो, मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर्स ले लो आप चाहिए तो। सेकेंड ऑप्शन आता है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स को साथ में ले लो। थर्ड ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स और डेटर्स को साथ में ले लो। और फोर्थ ऑप्शन है तीनों को साथ में ले लो। डिपेंड है कंपनी क्या यूज़ करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, सॉल्वेंस होना चाहिए और कंजर्वेशन होना चाहिए एंड द कंट्रोलिंग होना चाहिए। अब नीचे हम इसमें आ जाएंगे जहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट पेज में 118 पे इंपॉर्टेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। सेम यहाँ पे फिर भी एक सम दिया हुआ है जिसमें इक्विटी शेयर्स कितना है, फिर इशू पहले फर्स्ट में क्या दिया, इशू 10,000 इक्विटी शेयर और ₹10, फिर बी में दिया इशू 5,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच एंड 500 12% of preference share or ₹100 issue 5,000 equity share or ₹10 and each and 10% of debtors of the 15,000। वो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करते हैं, ABC लिख दिया, सेम जो लिखते हैं ना प्रॉफिटेबली सेम वैसे ही करना है। अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो अर्निंग बिफोर टैक्स यहाँ पे हम लिख देंगे 40 एंड 14,000। फिर यहाँ पे हमें सी थर्ड आप सी लाइन में देख सकते हो इशू में 15,000 इंटरेस्ट लिए दिया हुआ 5,000, ये माइनस कर देंगे। अब इनको माइनस करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 40,000 एंड 35,000। फिर यह टैक्स दिया हुआ है 30%, ऊपर आप चेक कर सकते 30% दिया हुआ है जिसमें हम 12% इसका टैक्स आ गया, 40 का 12% कर देंगे। 40 का 30% करने पे 12 आया, यहाँ पे 40 का करने पे 12 आया और 35% का 30% करने पे 10,500। वापस हम माइनस कर देंगे, माइनस करने वैल्यू आ गया। फिर हमें डिविडेंड दिया हुआ है ऊपर यहाँ पे 66,000 लिखा हुआ है, वो हम डिविडेंड माइनस कर देंगे। माइनस कर पे वैल्यू मिल गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऊपर दिया हुआ है 10,000, फिर 5,000 5,000 ये वाली वैल्यू 10,000 5,000 5,000 ये यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे। इसको डिवाइड करने पे 2.8 आया, इसको यहाँ पे डिवाइड करने पे 4.4 एंड यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे 4.9। 4.9 में ज़्यादा ही हमें कंसिडर कर रहा है, मतलब हायर प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग मिल रहा है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे 4.9, जिसमें ज़्यादा आएगा वहाँ पे हम शेयर होल्डर वहाँ पे यूज़ करेंगे। सेम यहाँ पे कुछ यहाँ पे आगे सम्स दिए हुए हैं ABC इस कंपनी के, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें यूज़ करना है। सम्स इतने बड़े वाले सम जो हैं वो इतने पूछने वाले नहीं है, बस आप एक बार किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है वो एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे पूरे ये सम्स एंड फॉर्मूलाज वैल्यूबल दिया है। P इज इक्वल टू S+D, वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस द मार्केट वैल्यू ऑफ द डेब्ट्स। फिर नीचे एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, ये सब फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर सकते हो कि फॉर्मूलाज पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। फिर ये सब वैसे ही दिया हुआ है और वही फॉर्मूलाज को हमें किस तरीके से यूज़ करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है तो EBT अपॉन वैल्यू ऑफ फंड चाहिए। EBT हमारे ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा EBT यहाँ पे दिया हुआ है।
और अब एक क्या वैल्यू चाहिए हमें, वैल्यूबल ऑफ फॉर्म। वैल्यूबल फॉर्म हमें कैसे फाइंड करना है, एस प्लस डी। अब एस क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी से वो हमें फाइंड करना है, प्लस डी। डी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस करने इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हमें वैल्यू आ जाएगी इंटू 100 करने पे। अब हम नेक्स्ट लेसन में चले जाएंगे। उससे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का एक फॉर्मूला है, दिया कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स माइनस इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स, उसको में आंसर में मिल जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम माइनस कर देंगे टैक्स में, तो आंसर आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो उसको अर्निंग आफ्टर टैक्स में से माइनस कर लेंगे पर डिविडेंड, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल टू। और ईपीएस का फॉर्मूला है अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ शेयर होल्डर। ये एक फॉर्मूला है, इसी को इस लेसन में हमें याद रखना है। अब हम नेक्स्ट लेसन में चले जाएंगे, 7th लेसन। सेवन लेसन में भी फॉर्मूला से पेज नंबर आ जाएंगे 141 पे, जहाँ पे ये ऑपरेटिव लेवरेज, यहाँ पे फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूट अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब सी अपॉन ए बी आई टी। डिग्री ऑफ ऑपरेटिव लेवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिव लेवरेज दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज इन द सेल्स। यहाँ पे कंट्रीब्यूट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे दिया है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद दिया है यहाँ पे कुछ, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन सब कुछ के इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सम्स दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें हम एक बार मैं यहाँ पे पढ़ लेती हूँ। The other operating leverage is directly proportional to the business risk. That a firm has a higher degree of operating leverage and a small change in the sale will have a large effect on the operative income. अगर operating leverage अगर high degree पे है और sales में अगर small changes आया हुआ है तो operating income में large effects आएगा. Further than the increase in the sale, the greater loss as compared to reducing to the sales. Firms should have not operated under the contribution of fixed degree of the operating leverage because it's very risky situation where the small decline in the sale with the affecting of the profit. यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है। अब ये एक सम दिया हुआ है, the company product as a sale is 10,000 calculated the selling price per calculator of rupees 5,000, variable cost per calculator is rupees 200, fixed operating cost is rupees 20 lakhs. You are required to calculate operating leverage if the sales are up to 10%. What is the impact on the EBIT? सम दिया हुआ है, पहले अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे, सेल रेवेन्यू लिखेंगे। अब सेल रेवेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर 10,000 इंटू 500, 500 क्या है सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेटर, ये वाला प्राइस 10,000, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 500, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है 200 रुपीज़, तो कितने से 10,000 दिया हुआ है, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमें कॉन्ट्रीब्यूट मिल जाएगा 30,000। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 20 लाख, इसको माइनस कर देंगे। ईबीटी में प्रॉफिट पे कितना आ गया 10,000। अभी ऑपरेटिव लेस फाइंड करना है, तो कॉन्ट्रीब्यूट कितना है 30,000, ईबीटी कितना है 10,000, 30,000 माइनस 30 लाख माइनस 10 लाख कर देंगे, इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3 टाइम। अब इफ द सेल्स आर अप टू 10%, परसेंटेज ईबीटी अपॉन परसेंटेज इन द सेल, हमारा ओ है 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10 लिख देंगे, 10% सेल्स दिया हुआ है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सेल्स कितना जाएगा 30% इंक्रीज हो जाएगा। और 30% अगर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आ जाएगा। रिसीविंग सेल्स करते हैं 55,000, वेरिएबल कॉस्ट 40% कर देंगे 20,000 का, दोनों को माइनस करके कॉन्ट्रीब्यूट आ जाएगा। फिक्स सेल दिया हुआ है 20,000, 20 लाख दिया हुआ है, माइनस कर देंगे, ईबीटी आ जाएगा 13 लाख, वापस से हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर हमें कितना आ गया परसेंटेज 30%। ये क्लियर हो गया। अब फाइनेंशियली दिया हुआ है, फाइनेंशियली का फॉर्मूला दिया हुआ है EBIT अपॉन द EBT। EBT का फॉर्मूला क्या EBIT माइनस फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें यहाँ पे
द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग प्रॉफिट टैक्स टू द परसेंटेज इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबीटी. दिस कैन बी पुटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मूला. दिया है कि DFL is equal to percentage change in EPC upon percentage change in the EBIT. इस तरीके से आ जाएगा ये. सेम वहाँ पे वापस हमें सेल्स माइनस वेरिएबल यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है. यहाँ पे एक सम दिया हुआ है, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे बोरोइंग दिया हुआ है, परसेंटेज दिया है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल दिया हुआ है. सेम पहले हम सेल्स लिख देंगे. सेल्स यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में दिया है 48,000 लिख देंगे. वेरिएबल कॉस्ट जो है 24,000 कर देंगे. दोनों को माइनस करने कॉन्ट्रीब्यूट आएगा 24,000. फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 12%. EBT आ जाएगा हमें यहाँ पे से ये 12% दोनों को माइनस EBT कर देंगे, जिसमें से हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है. इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए यहाँ पे ऊपर 15% दिया हुआ है, जो हम 10 लाख पे अपन 10 लाख इंटू 15% कर देंगे तो 1,50,000 आ जाएगा. माइनस करने पर आ जाएगा 10,15,000. ऑपरेटिंग लेवल्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूट अपॉन EBT कर देंगे. कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे 24,000 अभी हमने फाइंड किया था, अपॉन EBIT है हमारे पास, दोनों को करने पे 2% आ गया. फाइनेंशियल लेंस करने के लिए EBIT है जो अभी ये है, और EBT भी है हमारे पास जो हमने यहाँ पे फाइंड किया. दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आ गया 1.14 क्या हो गया. अब तीसरा है दोनों को कंबाइन. दोनों को कंबाइन के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है. कंबाइन नॉलेज क्या, ऑपरेटिव लेजर इंटू फाइनेंशियल लेजर, ये फॉर्मूला है. ऑपरेटिव लेजर का फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इंटू EBIT अपॉन EBT. जब ये EBIT और EBIT कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही सम लूँ तो इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है 24,000 और EBIT कितना है 10 लाख अपॉन 15,000. 24 लाख अपॉन 10 लाख अपॉन 10 लाख 15,000 डिवाइड कर देंगे, हमें एक आंसर मिल जाएगा. तो यही हमें फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है. सेम यहाँ पे परसेंटेज के लिए देख लेंगे तो परसेंटेज चेंज इन EPC अपॉन परसेंटेज चेंज इन द सेल्स. सेम यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करके हमें सम यहाँ पे सॉल्व करना है. एग्जाम से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑपरेटिव लेजर फाइंड करना या फाइनेंशियल या कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों. फिर सिग्निफिकेशन ऑफ लेजर दिया हुआ है, इतना डीपली इसमें कुछ पढ़ने वाले नहीं है हम. नेक्स्ट लेसन 165 पेज नंबर पर टाइप ऑफ फाइनेंसिंग. ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट आर नॉन एज प्रमोटर. फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे. नेक्स्ट पेज में जहाँ पे ये लाइन दी है ना, विच इज़ नॉर्मली बिटवीन 25% to 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. एक ये लाइन इसको आप हाईलाइट कर दोगे. फिर नीचे मार्जिन मनी दिया है, मार्जिन मनी कितना होना चाहिए वो पे RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से डिसीजन होता है. कैपिटल स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है. कैपिटल स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे ये लाइन है, द डिसीजंस रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियली देयर रिप्रेजेंट इन द रिलेटिव प्रमोट इन टोटल कैपिटलाइजेशन इज नॉन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. फिर यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं. फिर यहाँ पे चूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दो सोर्स इज कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स. कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स अगर यूज़ करोगे तो उसको बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स. फिर आता है ऑप्टिमाइज द कैपिटल स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है. फिर हम आ जाएंगे इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, जिसमें PBIT अपॉन द इंटरेस्ट ऑन डेब्ट. PBIT का मतलब था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड द टैक्स अपॉन द इंटरेस्ट ऑन डेब्ट. The very high interest coverage ratio indicating that the firm is converging in used debt and very low ratio indicate excess of the debt. इसको आप हाईलाइट कर दोगे. फिर net debt service converting ratio DSCR, ये फुल फॉर्म के लिए यहाँ पे पूछे जा सकते हैं. इसका फॉर्मूला एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन अपॉन इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस लोन इन द ईयर. ये कुछ फॉर्मूला हमने पहले भी किए थे, सेम वही फॉर्मूला रिपीटेड होने वाले इसमें ये सब्जेक्ट में. सेम यहाँ पे एक सम दिया हुआ है, उसी सम्स को यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया हुआ है. पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करके इसमें जैसे
इसमें ये आपको सम इतना कुछ पूछेंगे नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट एंड पूछने वाले हैं, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन सम्स ये इजीली वे आने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट चले जाते हैं। यहाँ पे भी सम ही है। फिर ये है सोर्स ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले शेयर्स कैपिटल। शेयर्स कैपिटल, द पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन राइज अ कैपिटल फॉर इशू इन द शेयर्स ऑफ द पब्लिक। It is called as the public issue of the shares. While the private company can raise a capital by raising the shares to his the friends and relative, but not for the public to the public issue. The share capital is the own capital. Every company can raise a capital by issuing of the shares. The partnership and sole trader cannot issue the shares. Public limited company can raise any amount of capital by issuing the shares because there is no limit or maximum number of shareholders or the member. There are two types of shares. First is preference shares and the second is equity shares. Preference shares are those shares which have the first preference for payment of dividend and reform of capital at the time of winning up of the company. जब भी प्रॉफिट होगा, कुछ भी होगा, तो पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल होल्डर्स को। द कंपनी द पब्लिक इश्यू ऑफ द शेयर्स। जब इसको आप हाईलाइट कर दोगे, द कंपनी एक्ट 1956, प्रॉफिट नो डिविडेंड। और फिर यहाँ पे नीचे अंडरलाइन कर दोगे 19 द इंसिडेंट गेन इम्पोर्टेंट आफ्टर द फाइनेंशियल बिल 1997 एज द डिविडेंड बिकम द टैक्स फ्री इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। फिर द इक्विटी एंड द ऑर्डिनरी शेयर्स। एक ऑर्डिनरी शेयर दो शेयर विच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर्स वो होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज यूजुअली हाई, thus the ordinary shareholder carry the higher amount of risk, not accept the higher return of company. प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स का हायर अमाउंट ऑफ रिस्क होगा। अगर लॉस हो गया कंपनी को, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रॉफिट हुआ तो इनको वो भी एंड ऑफ द सबको देने के बाद ही इनको मिलता है। नेक्स्ट आ जाएंगे डेटर्स और बोनस। डेटर्स बोनस जैसे यहाँ पे लिखा है ₹100 टू ₹1000 एंड कैरी डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 जो राइज करेंगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, 1000 वाले के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे नीचे थर्ड लाइन में द कन्वर्टेड डेटर्स। द डेटर्स कैन बी कन्वर्टेड डेटर्स दे आर पेंटली कन्वर्ट और फुल्ली कन्वर्ट इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी। चाहे तो हाफ भी कन्वर्ट होते हैं या फुल्ली कन्वर्ट भी होते हैं। द इश्यूज ये किसके हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से होता है, SEBI गाइडलाइंस के हिसाब से ये प्रेफरेंसली होता है। फिर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव इन द इंडिया, ऐसा कुछ दिया है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कोऑपरेटिव एंड एक्सचेंज बुक्स, ये सब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर लॉन्ग टर्म आप प्रोवाइड बाय दोस्त फाइनेंशियल रेट ऑफ दिया हुआ है। फिर इसमें यहाँ पे द लॉन्ग टर्म आर द जनरली एप्लीकेबल फॉर द पीरियड ऑफ 60 to 10 ईयर इन द एनुअली, हाफली ईयर और क्वार्टरली इंस्ट्रूमेंटली दिया हुआ है। फिर रिटर्निंग अर्निंग्स ले दिया है। रिटर्निंग अर्निंग्स आर द यूज एज द लॉन्ग टर्म कैपिटल विदाउट एनी कॉस्ट। इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूंसली दिया हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेसन में इतना ही है। बस ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ से ये सब पॉइंट इसको एक बार आप रीड आउट कर लेना। इसमें कुछ डेट्स दिए हुए कि कभी बैंक सेटअप हुआ था 1 जनवरी 1982 को, जैसे ये सब आपको अच्छे से एक बार रीड कर देना है। ये लेसन कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट लेसन में आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक कैसे हमें इन्वेस्टमेंट को डिसीजनसली लेना है, ये लेसन में वो सब हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें फर्स्टली दिया हुआ यहाँ पे कैपिटल बजट। द कैपिटल बजट इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग अ सेट दैट हैव व्हाट मोर देन द कॉस्ट टू अचीव प्रोटेक्ट गोल, ऑप्टिमाइज द वेल्थ एंड द बिजनेस एंटरप्राइज। कि ऑप्टिमाइजली यूज़ करो, कि अच्छे से हमें यूज़ कर पाए, उसको जितना हो सके जिस तरीके से हमें यूज़ करें। इस लेसन में हमें पूरा इस
सेम फुल सेम है जैसे हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो हमने पढ़ा था सेकेंड लेसन में, वही सब इस लेसन में इंक्लूडिंग है। कैपिटल बजट का एक प्रोसेसिंग है यहाँ पे। कैपिटल बजटिंग का दिया, इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग एंड सेलेक्टिंग द कैपिटल बजट प्रोसेस, बजटिंग अप्रूवल, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड द पोस्ट कंप्लीटिंग ऑथर। फिर दिया द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी दिया, सेम जो हमने पहले पढ़ा था वही सब इसमें सेम है, इसलिए वापस मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ इसमें। फिर आता है मेथड ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दो मेथड्स दिया हुआ है, फर्दर वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू। फर्दर वैल्यू में सिंगल फ्लो, मल्टी फ्लो, एन्युटी, सिंगल फ्लो, अनसीन, मल्टीपल फ्लो, एन्युटी एंड द प्रीपेड एन्युटीज दिया हुआ है। और फर्दर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो सेम, सब कुछ फॉर्मूला यहाँ पे सेम है, कोई भी फॉर्मूला में यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। जिस तरीके से हमने वहाँ पे वो लेसन में किया था उसी तरीके से हमें इसी लेसन में भी हमें यहाँ पे करना है। सेम यहाँ पे डबलिंग पीरियड भी है, वही फॉर्मूला यूज़ करना है, 70 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रूल ऑफ 69 के लिए 0.35 प्लस 69 अपॉन इंटरेस्ट रेट। फिर हम नीचे आ जाएंगे जहाँ पे रूल ऑफ 69 का क्या, एक सेकेंड, ये if the compound is done for the short period then other than the annually compounding, इसको हाईलाइट कर दोगे। फिर फर्दर वैल्यूज में दिया हुआ है, तो फर्दर वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मूला सेम हमें यूज़ करना है। द एन्युटी ऑफ द टर्म यूज फॉर डिस्क्राइबिंग सर्विस ऑफ पीरियडिकल फ्लो ऑफ द इक्विटी अमाउंट, दिस फ्लो कैन बी इनफ्लो और द आउटफ्लोज। सेम जो फॉर्मूला हमने वहाँ पे यूज़ किया था वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे चेक करो तो किस तरीके से हमें सम करना है वो यहाँ पे आपको देख सकते हो। ये सभी सम सेम है। अब यहाँ पे आ जाएगी इन्वेस्टमेंट, एप्रेसेंट, टेक्नोलॉजी, अलग अलग 3 तरह के दिया हुआ है। पे बैक ऑफ कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट, अकाउंटिंग प्रॉफिट और द प्रॉफिट इन्वोल्यूशन एंड द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। जिसमें फर्स्ट वाले का एक ही पॉइंट है, फिर वापस सेकेंड वाले में कुछ 2 पॉइंट्स हैं और थर्ड वाले में और टोटली 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पे बैक के लिए सबसे पहले हम पढ़ लेंगे। हमें पेबैक के लिए दिया हुआ है, द टाइम टेकन टू रिकवर सम ओरिजिनली इन्वेस्टमेंट इज द पेबैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। द शॉर्टर द पेबैक पीरियड द मोर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके पास मेरिट्स एंड डिमेरिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर एक फॉर्मूला यहाँ पे छोटा सा सम दिया हुआ है, सम में यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1 लाख, एक्सपेक्टेड फॉर द कैश फ्लो इज 20,000, 40,000, 60,000, 70,000। ये यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। अब इसको फाइंड कैसे करना है, सबसे पहले अभी 20,000 लिख देंगे, जो हमने 10 से में कम्युनिटी कैश फ्लो कम्युनिटी फ्लो करते हैं ना वैसे ही 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 60 12, 12 प्लस 70 1,90,000। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब कैसे हम फाइंड करेंगे कि सबसे मिनिमम या मैक्सिमम हम कैसे किस तरीके से हमें यूज़ करना है। यहाँ पे वैल्यू क्या है 1,90,000, इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर समथिंग कुछ 47 के आसपास आएगा। तो ये 40 और ये 60, तो हम ये ले लेंगे। यहाँ पे एक तरह का ब्रश ऐसे बना देने को, ये हो गया। अब हमारे पास कितनी वैल्यू की 60, एक ये 60 और एक ये 1,20,000। अब इसको फॉर्मूला में कैसे यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे दिया है 2 ईयर बैलेंस ऑफ रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर इंटू 12। अब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो 1 लाख ले लेंगे माइनस 60,000 अपॉन 60,000 ले लेंगे, आंसर आएगा 40,000 अपॉन 60,000 इंटू 12। इन दोनों को डिवाइड करने पर मल्टीप्लाई में 12 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 मंथ। देयरफॉर आंसर इज 2 ईयर 8 मंथ। इतना ही है सम, सेम बाकी सब भी इसी तरीके सम हमें यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कंपनी वाइज सॉल्व करना है, कभी कभी बिना कंपनी या जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज दिया है प्रोजेक्ट वाइज यूज करना है। यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला दिया है, ARR इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज और इन्वेटेड इन्वेस्टमेंट इंटू 100 और एवरेज EBIT I+T अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, इन्वेटेड इन्वेस्टमेंट प्लस सेलवेंट वैल्यू अपॉन 2। इसी का एक और फॉर्मूला है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 प्लस वर्किंग कैपिटल। ये एक और फॉर्मूला है इसके लिए ही। अब हम आगे नेक्स्ट
देख लेते हैं। इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दिए हुए हैं और सेम उसी तरह हमें यहाँ पे सॉल्व एग्जाम क्वेश्चन दिया हुआ है और सम हमें सॉल्व करना है। अब अर्निंग पर कैपिटल के लिए EBIT माइनस आई ब्रैकेट आई 1+T ब्रैकेट क्लोज माइनस D अपॉन N। EBIT क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आई का मतलब है इंटरेस्ट, टी का मतलब कॉर्पोरेट टैक्स रेट, मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑफ रेट टैक्स रेट दिया देगा वो, और डी का मतलब होता है प्रीफरेंस डिविडेंड, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सेम हम वही फॉर्मूला यूज़ करके करना है। फिर यहाँ पे नेट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो, ये हमने किया था 1/1+i। यहाँ पे आई लिखा, आई की जगह टी लिखो तो भी चलेगा। सेम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे नीचे सम्स दिए हुए हैं। ये आप टेबल देख सकते हो। जब IRR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा तो वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर IRR बराबर ज़्यादा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो एक्सेप्ट करेंगे। अगर IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी फिर यहाँ पे दिया है प्रॉफिटेबली इंडेक्स का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। प्रॉफिटेबली इंडेक्स इज इक्वल टू PV अपॉन कैश इनफ्लो अपॉन PV अपॉन कैश आउटफ्लो। अगर PI अगर ज़्यादा हो 1 से तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर PI 1 से कम हो तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये 1.51 मतलब ज़्यादा है तो ये एक्सेप्ट है। अगर ये समथिंग 0.9 होता तो हम इसको रिजेक्ट कर देते थे। जैसे यहाँ पे क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया 15% अगर 10 ईयर 5 पॉइंट्स यहाँ पे सम दिया ये रहा 20 लाख दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड एनुअल रेट इज 6 लाख एंड 10 ईयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया हुआ है तो 15 to 10% करके 5.019 आ जाएगा। हमारा कैलकुलेट करेंगे वो जो हमने पहले किया था वैसे ही। फिर 6 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 13.1414 और आउटफ्लो से हम 20 का डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.51। ये हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव्सली यहाँ पे सब दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेसन में चले जाएंगे। जो हमने अभी पार्ट 1 में किया था सेम यहाँ पे पार्ट 2 दिया हुआ है और यहाँ पे सम्स दिए हुए हैं। तो इसमें वही सम को पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन सॉल्व किया हुआ जो हमने पहले अभी सॉल्व करके मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको वो सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट लेसन में चले जाएंगे। 10th और 11th सेम ही है। डायरेक्ट हम चले जाएंगे 12th लेसन में, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल 12th लेसन। अब इसमें वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। देख लेते हैं इस लेसन में अभी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कितना क्या है। और ये मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमने TY में भी किया हुआ था जहाँ पे हम यूनिट्स इंटू मटेरियल्स कितना है इस सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व करते थे। यहाँ पे मैं अभी बता दूंगी किस तरीके से सम्स आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दिया, ये डेफिनेशन सभी पढ़ने वाले हैं अच्छे से। फिर यहाँ पे दिया वर्किंग कैपिटल डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी एंड द प्रोविजन। मतलब और यहाँ पे दिया ये देख सकते हो वर्किंग कैपिटल मीन्स द करंट असेट्स। करंट असेट मतलब क्या होता है वर्किंग कैपिटल, इसको भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। फिर यहाँ पे एनुअल सर्वे इंडस्ट्री 1961 ये भी एक एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग फैक्ट्रीज पेमेंट्स क्या होता है रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड परचेज द गुड एंड सर्विस। फिर होता है एक शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस लेवल। द टर्म वर्किंग कैपिटल ऑफर द रिफ्रेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल which is frequently used to denote the asset which are changed with relative speed for one another to the one form to another। अब इसमें नीचे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल दिखाते द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस विच इज एप्ट बिकॉज इट कंसिडर्स साइक्लिक फ्लो स्ट्रीम टूवर्ड द बिजनेस। वर्किंग कैपिटल मे बी क्लासिफाइड इन 2 way, कंसेप्ट बेसिक वर्किंग कैपिटल एंड टाइम बेसिक वर्किंग कैपिटल। और कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो आप जो रिफ्रेज ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन द टोटल करेंट ओवर द और द सर्कुलेट असेट।
और नेट वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन डिफाइंड टू डिफरेंट वे। इट एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी, करंट एसेट ज़्यादा होना चाहिए करंट लायबिलिटी से, उसी को बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। और परमानेंटली वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, परमानेंटली होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए ही होता है। उस परमानेंटली मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जो एक बार लिया यूज़ करते रहना है। और टेम्पररी जो वर्किंग कैपिटल होता है जो थोड़े टाइम के लिए ही होता है, कुछ मतलब ईयर्स के लिए, कुछ मंथ के लिए ही होता है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जब करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज़्यादा हो जाए उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। अब नीड्स क्या है वर्किंग कैपिटल्स की, द टोटल सम दस द सम टोटल ऑफ दिस टाइम इज कॉल्ड ऑपरेटिव साइकिल। अब उसके कुछ 6 स्टेप्स है, ये याद रखना है, एग्जाम में 6 स्टेप्स पूछ सकते हैं, तो इसको या लाइन वाइज जमाओ, या व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप, व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। कन्वर्ट द कैश इनटू द रॉ मटेरियल, पहले ना कैश को रॉ मटेरियल कन्वर्ट करेंगे, रॉ मटेरियल को वर्किंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस को फाइनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, फाइनेंशियल गुड को कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल करेंगे, कैश सेल क्रेडिट होने के बाद डेटर से बिल रिसीव्ड कैश करेंगे, फिर क्रेडिटर को बिल परचेज ऑन द रॉ मटेरियल्स करेंगे, वापस इन्वेंटरी क्रेडिटर्स वीज एंड द ओवर, फिर वापस पैसा आएगा तो वापस रॉ मटेरियल खरीदेंगे, वापस ये हमारा एक साइकिलिंग होने वाला है, मतलब कैश स्टॉक डेटर्स एंड द अगेन कैश। Determining the working capital. Determining working capital, therefore they classify the two groups such as internal factor and the external factor. Working capital are classified into the two groups are such as internal factor and the external factor. इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या होता है, जो इंटरनली होता है, फॉर एग्जांपल फर्म प्रोड्यूसिंग पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी एक्सेप्ट। और एक्सटर्नल फैक्टर फॉर एग्जांपल कुछ टेक्निकली आ जाए, या जैसे अगर देखा जाए तो अभी जो अपना टैक्स का चेंजेस हुआ, जो इनडायरेक्ट टैक्स को चेंज करके जीएसटी में कन्वर्ट हो गया था, वो ही हमारा एक्सटर्नली हो गया। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, जैसे अभी मनी चेंज हो गया था, जो 500 के नोट्स और 1000 के नोट्स बन करके 2000 के नोट्स और 500 के नोट्स नए आ गए थे। इसी तरीके से इंटरनल फैक्टर्स के कुछ नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस लिए दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे इंटरनल क्या नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब किधर होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, वो सब हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर क्या किसके लिए हम खोले, या होलसेलर शॉप खोलो, रिटेलर शॉप खोल रहे हो, या बड़ी कोई फैक्ट्रीज ओपन कर रहे हो, उससे हमें चेक करना पड़ता है। फर्म प्रोड्यूसिंग पॉलिसी, द फर्म प्रोड्यूसिंग पॉलिसी मीन्स मैन्युफैक्चरिंग साइकिल्स। फिर अदर फॉर्म्स का क्रेडिट पॉलिसी होना चाहिए, एबिलिटी ऑफ क्रेडिट मतलब पैसा होना चाहिए, ग्रोथ एंड एक्सपेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन एंड डिविडेंड पॉलिसी, प्रॉफिट मार्जिन हो चाहिए, हमें एक साल में कितना प्रॉफिट हमें कितना आना चाहिए, एक या उससे ज़्यादा आएगा चलेगा, उससे कम नहीं आना चाहिए। फिर यह कोऑपरेटिव एक्टिविटी इन द फर्म और एक्सटर्नल बिजनेस इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ऑन अदर हैंड देयर इज द डिलीशन ऑफ इकोनॉमिक सेल्स विच कम एंड कंसर्न बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट अगर कुछ ऊपर नीचे कर दिया या कुछ हो गया तो उसकी वजह से हमारा सेल्स का कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। डिमांड कितनी है मार्केट में उसके हिसाब से सप्लाई भी होता है। फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आने की वजह से भी हमें इफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल पे। इंपोर्ट ऑफ पॉलिसी, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ नया पॉलिसी कर दिया तो उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंपलसरी होता है, उससे भी हमारे वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब तुम्हें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कंपनी लगे ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन के जैसे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि कभी ट्रांसपोर्ट कैंसिल हो जाए या स्ट्राइक पे हो जाए, उसकी वजह से भी हमें वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। टैक्सेस पॉलिसी, कभी भी टैक्सेस पे कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से भी टैक्स बढ़ गए या घट गए या हैवी बल्क ऑफ टैक्सेस लग गए, उसकी वजह से भी वर्किंग कैपिटल पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। मेजरिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, प्रेजेंट ऑफ सेल्स वैल्यू, रिगार्डिंग एनालिसिस मेथड या ऑपरेटिंग साइकिलिंग मेथड, ये तरीके का हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग और साइकिलिंग मेथड हम पढ़ लेंगे। इसमें दिया हुआ है इन्वेंटरी पीरियड, नंबर ऑफ द डेज कंज्यूम इन द स्टॉक आई अपॉन एम अपॉन 365 मतलब मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करना। आई के एवरेज इन्वेंटरी ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। वर्क इन प्रोग्रेस आएगा तो वर्क इन प्रोग्रेस अपॉन द के मतलब कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मतलब मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फाइनेंशियल गुड के लिए जी अपॉन एफ अपॉन
इंटू 365 डे। जी मतलब एवरेज इन्वेंटरी प्रोडक्ट्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियली गुड सोल्ड। एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ डेटर्स, डेटर्स अपॉन सेल्स, डेटर्स अपॉन सेल इंटू 365। क्रेडिट पीरियड आएगा सी इज इक्वल टू पी अपॉन 365। सी क्या हो गया, एवरेज क्रेडिटर बैलेंस अपॉन क्रेडिटर परचेज ड्यूरिंग द ईयर। मिनिमम कैश फ्लो ओ सी इज इक्वल टू एम प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। ये सभी के फुल फॉर्म अभी ऊपर हमने पढ़े थे, वही सब है। इम्पोर्टेंट और एडवाइजर ऑफ इक्विटी वर्किंग कैपिटल्स कि क्या क्या होना चाहिए वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। हम डायरेक्ट अभी पेज नंबर चले जाएंगे। वर्किंग कैपिटल ऑफ द फाइनेंशियल दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे आप हाईलाइट करते 25%, 50% और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल होता है। फॉर्म ऑफ बैंकिंग फाइनेंस क्या हो सकता है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग एंड द परचेज डिस्काउंट ऑफ बिल। इन एडिशन दिस फॉर्म ऑफ डायरेक्टली फाइनेंसिंग। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट मतलब पैसा हमें लोन पे हम पैसा हम ले सकते हैं अगर हम करंट अकाउंट होल्डर होते हैं तो लोन ले सकते हैं। परचेज और डिस्काउंटिंग बिल पे भी हम कर सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिटर भी हम वहाँ पे बैंक से ले सकते हैं। रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल एज पर द RBI 1960 के हिसाब से चलता है। RBI ने अगर कुछ बोल दिया कि नहीं मतलब इस तरीके से हमें रूल्स एंड रेगुलेशन RBI के हिसाब से ही बैंक को भी फॉलो करना पड़ता है। कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाना है, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑफ लेना है, वो सब RBI ही डिसाइड करती है। वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे फिर सम्स दिए हुए हैं। कॉल डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट अराउंड 10% पर एनम होता है। 3 मंथ डिपॉजिट होता है 12% पर एनम के हिसाब से। 6 मंथ डिपॉजिट होता है 15% पर एनम के हिसाब से। याद है मेरे, कॉल डिपॉजिट 10%, 3 मंथ 12%, 6 मंथ 15%। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है इसमें। ये द डेब्ट एंड इक्विटी शेयर्स इक्विटी परसेंट डिपॉजिट इश्यूज शुड बी नॉट एक्सटेंड टू 1:1 के हिसाब से यहाँ पे रहना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम। फिर यार फाइनेंशियल के हिसाब से पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कहते हैं सो मैक्सिममली 1 ईयर या 1 ईयर से भी कम, और लॉन्ग टर्म मतलब 1 या 1 ईयर से भी ज़्यादा होता है। अभी शॉर्ट टर्म क्या होगा, सीजनली वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म मतलब परमानेंटली वर्किंग कैपिटल। इक्विटी कैपिटल मतलब फिक्स कैपिटल। अब शॉर्ट टर्म सीजनली मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी दिवाली आ रही है, दिवाली हम जो दिए हुए खरीदेंगे ये सब तो सीजनल के हिसाब से मतलब वो टाइम के लिए ही वो दिए बिकेंगे, लैंटर्न बिकेंगे, पूरे साल भर नहीं बिकेंगे। और लॉन्ग टर्म परमानेंटली बिजनेस के हिसाब से फॉर एग्जांपल दाल हो गए, चावल हो गए, नमक हो गया, ये परमानेंटली सभी को कभी ना कभी तो एवरी टाइम उनको लगता ही रहता है। लेसन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आराम से आपको ये आंसर सभी पीछे मिल जाएंगे। अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट लेसन मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल, सेम उसी का पार्ट 2 दिया हुआ है। फॉर्मूला दिया हुआ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू वर्किंग एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग एसेट का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस स्टॉक, फाइनेंशियल गुड्स स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश बैलेंस ब्रैकेट क्लोज माइनस क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। अब रॉ मटेरियल का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड ऑफ वर्किंग इन प्रोग्रेस, फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस overhead of financial goods. Credit of material, cost of average outstanding creditor, creditor for wages, average wages outstanding, and creditor for overhead, average overhead outstanding. Working capital का क्या था, cost of capital in the stock in the work in progress in financial goods and in debtors less the credit for material plus the wages in the work in progress in the financial good and in the debtors less the credit of wages plus the overhead in work in progress plus financial good plus and in the debtors less the creditors for the overhead। यहाँ पे पूरा एक फॉर्मेट बना हुआ है कि
करंट असेट्स क्या क्या है वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे। सबका लिख के यहाँ पे टोटली फाइनली यहाँ पे करंट असेट का लिख देंगे, फिर करंट लायबिलिटी का लिख देंगे, दोनों को फिर यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा नेट वर्किंग। उससे पहले सेफ्टी मार्जिन हम यहाँ पे डाल देंगे, प्लस कर देंगे, फिर नेट वर्किंग कैपिटल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, सेफ्टी मार्जिन क्या होता है ये तो आपको नॉर्मली मालूम ही होगा। फिर सम्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट लेसन है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब इन्वेंटरी हम मैनेजमेंट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट में भी वापस फॉर्मूला ही है। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटीज यहाँ पे आएंगे, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ नॉट कैरी इंक्लूड द कॉस्टली परचेज, लॉस ऑफ प्रोडक्ट सेल्स एंड लॉस ऑफ customer goodwill. Economic ordering equity is a quantity fixed at the point where the total cost of ordering, the cost of carrying an inventory will be the minimum. और इसका फॉर्मूला है √2 into annual uses into buying cost upon cost of carrying of one unit expense as percentage. इसको शॉर्टकट में अगर देखा जाए तो EOQ इज इक्वल टू √2AB अपॉन C। नोट यहाँ पे कुछ दिया है, बाइंडिंग कॉस्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो बाइंग कॉस्ट होता है उसी को ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। फिक्सड लेवल दिया हुआ है क्वांटिटी कंट्रोल के लिए, जिसमें मिनिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ है, एवरेज लीडर रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम रिकवरिंग स्टोरेज स्पेस रिक्रूटमेंट। फॉर्मूला मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंज्यूमिंग इनटू मिनिमम लेडिंग टाइम प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? The minimum stock level is that quantity below which stock should not be normally to be allowed to flow. एक स्टॉक लेवल बना देते हैं, इतना ही स्टॉक के नीचे हमारा स्टॉक नहीं आना चाहिए। अगर उसके नीचे आ गया तो हमारे लिए वो क्या हो गया, डेंजर लाइन। फॉर्मूला हम देख लेते हैं, जिसमें अभी रीऑर्डर लेवल यहाँ पे दिया हुआ है, ये मिनिमम स्टॉक लेवल यहाँ पे सेम हमने। अब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमाइज लीड टाइमिंग और minimum lead plus consumer during the lead time. Reordering quantity, how much to purchase, it also called as economic ordering quantity. फिर आता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल्स के यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। फिर ABC एनालिसिस दिया हुआ है कि कौन सा हमें एनालिसिस करना है। फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला दिया हुआ है, सम्स दिए हुए हैं। इस पॉइंट पे भी यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है, कॉस्ट ऑफ परचेज वापस सेम वही फॉर्मूला जो हमने पीछे अभी पहले लेसन में पढ़े थे, वही सब यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। फिर यहाँ पे एक है आउट ऑफ स्टॉक इंडेक्स, नंबर ऑफ टाइम आउट ऑफ स्टॉक अपॉन नंबर ऑफ आइटम रिक्रूटमेंट, और स्पार्क पार्ट आइटम वैल्यू ऑफ स्पार्क पार्ट इन्वेंटरी अपॉन वैल्यू ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स। यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, जिससे भी यहाँ पे रीऑर्डर लेवल फाइंड करना है। फॉर्मूला दिया हुआ है मैक्सिमम कंज्यूमिंग इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब मैक्सिमम कंज्यूमिंग कितना दिया है यहाँ पे, मैक्सिमम 300 यूनिट पर, और फिर कितना दिया है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड कितना है हमारे पास 2 to 4, तो 4 सबसे हाईएस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, ये हो गया। इसी तरीके हमें सभी सम यहाँ पे करना है। फिर मैक्सिमम का जो है मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड 2 पीरियड दिया था, बी का लिए मैक्सिमम कितना है 2, और यहाँ पे कितना है मैक्सिमम यहाँ पे 300 इंटू 2, 300 इंटू 2 6। रीऑर्डर लेवल हमें यहाँ पे आंसर हमें मिल गया। से मिनिमम लेवल के लिए फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंज्यूमिंग इंटू कंज्यूमिंग पीरियड ऑफ द डिलीवरी। रीऑर्डर लेवल कितना दिया हुआ है ए के लिए 1200 यहाँ पे दिया हुआ है, इंटू यहाँ पे हमें ये मिल गया था, माइनस नॉर्मली कंज्यूमिंग कितना दिया हुआ है, ऊपर हम देख लेते हैं नॉर्मली कंज्यूमिंग कितना दिया हुआ है 200, यहाँ पे हम लिख देंगे 200 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन 2। पहले इसको कैलकुलेट करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। से मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल भी फाइंड करना। इस तरीके से हमें बाकी सब आंसर भी सभी सम इसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है। अब हम चले जाएंगे आगे। अभी और कुछ यहाँ पे सम्स ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंस और कुछ दिया नहीं, इसलिए से हमें लग तो नहीं रहा है अभी तक।
अब हम नेक्स्ट लेसन देख लेंगे। नेक्स्ट लेसन दिया है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में किस तरीके से कैश को मैनेज करना है वो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। द टाइम कैश विच रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ द कैश इज यूज्ड टू वे इन नैरो सेंस कैश refers to coin, currency, check, draft and deposit in bank, and the borrow view means of cash include nearby cash assets such as marketable securities and the time deposit in the bank। ये दो तरह के होते हैं। फिर दिया सिग्निफिकेशन ऑफ कैश मैनेजमेंट दिया है, कैश प्लानिंग होना चाहिए, मैनेजमेंट कैश फ्लो होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑप्टिमाइज ऑफ कैश बैलेंस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज कैप कैश। फिर ट्रांजेक्शन मोटिव्स यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, इसमें उतना कुछ खास नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स है कि ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से मीटिंग ऑफ पेमेंट शेड्यूल्स होना चाहिए, गुड्स रिलेशन होना चाहिए, क्रेडिट वर्टनेस होना चाहिए, यहाँ पे ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे घुमा फिरा के सम एक ही सम रिपीट होगा, जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा था सेम यहाँ पे वही आ गया है, √A/2AO/C। ठीक है, सेम यहाँ पे अज्यूमिंग दिया हुआ है। ऑलमोस्ट कुछ ना कोई एक दो सम्स बार बार रिपीट होते जा रहे, सम बहुत कुछ सम्स रिपीट है इसमें। यहाँ तक कि फॉर्मूलाज भी कितने सारे रिपीट्स हमें देखे हैं, जैसे पहले टाइम्स ऑफ मनी वैल्यू के बारे में पढ़ा था, वापस हमें वो रिपीट हुआ है। ये सभी यहाँ पे वही उसी तरीके से सम हमें यहाँ पे करना है। बस यहाँ पे इतना है कि ये मंथली वाइज दिया हुआ है, उस मंथली वाइज के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पेमेंट ऑफ क्रेडिट के लिए हमें परचेस लगता है, यहाँ पे हम परचेस लिए वो सब यहाँ पे वैल्यूबल डाल के सॉल्व करना है। तो इतने बड़े वाले सम्स हमें पूछने वाले नहीं है, जिसके लिए 2 से 3 पेज लगे। तो ये MCQ टाइप आएगा, ज़्यादातर फॉर्मूलाज हो गए या जो छोटे छोटे सम्स होंगे, एक एक दो वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसी तरीके से वैल्यू हमें यहाँ पे पूछेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव आपको आराम से आप गूगल करोगे तो आपको आंसर आराम से मिल जाएंगे। हम नेक्स्ट लास्ट लेसन 16 लेसन करने वाले हैं। सेम इंट्रोडक्शन लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे डिटेल फॉर्म अबाउट 30% ऑफ करेंट असेट इन इंडिया, डेबिट इंक्लूड एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड द बैड डेट ऑल्सो, एंड इट इज कॉल्ड फॉर द केयरफुल एनालिसिस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। फिर कॉस्ट ऑफ ले दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैसे होना चाहिए, कैपिटल कॉस्ट होता है, फिर एडमिशन कॉस्ट होता है, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट होता है एंड डिफरेंटिंग कॉस्ट होता है। अब इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बेनिफिट इंक्रीज इन सेल करो, जितना ज़्यादा सेल इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिटेबली इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन प्रॉफिट कैसे, जिससे से इंक्रीज और सेल होगा वैसे वैसे प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट आने के भी चांसेस हो सकते हैं। अब लेवल ऑफ सेल्स, किस तरीके से हमें सेल्स को अलग अलग लेवल होता है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। क्रेडिट पॉलिसीज होती है, टर्म ऑफ ट्रेड्स दिया हो, किस तरह से हम ट्रेड करना चाहते हैं वो भी हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। क्रेडिट पीरियड देखना पड़ता है, जैसे नेट डे हो तो किसी को 15 डेज दिया जाता है। कैश डिस्काउंट, कितना % ऑफ डिस्काउंट हमें देना चाहिए, 2%, 5%, 10%, 30%, वो सब। ऑप्टिमाइज यूज साइज ऑफ रिसाइबलेबल, डिटरमाइन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी दिया हुआ है, लेवल ऑफ क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, क्रेडिट पीरियड्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, वेदर इट मस्ट 15 डेज और 30 डेज और 45 डेज। Credit standard of customer is 5S of credit, character of customer, willingness to pay, capability or ability to pay, financial resources, special conditions, and color of security. Fifth point of profit, market, collection, payment habit, billing, and the credit of credit size. Optimize the credit policies. क्रेडिट स्टैंडर्ड होता है, क्रेडिट टर्म होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोसेस, 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। क्रेडिट स्टैंडर्ड्स क्या होता है, 5 C's होते हैं, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कलेक्शन, कंडीशंस। ये सब हमें ध्यान रखें, हमें क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को रखना पड़ता है। फिर आता है क्रेडिट पीरियड्स, इसमें इसको क्रेडिट टर्म को डिवाइड किया हुआ है। क्रेडिट पीरियड कितने टाइम के लिए हमें पीरियड रखना है, कितना कैश डिस्काउंट लेना चाहिए। फिर आता है कलेक्शन ऑफ प्रोसेस, फिर आता है क्रेडिट इवोल्यूशन ऑफ कस्टमर्स के हमें ध्यान दे के ही सभी कुछ करना पड़ता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ फंड, बैंक रिफर, रिफर्स ऑफ टर्म्स एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रिपोर्ट ऑफ
credit rating analysis, rating agencies, firms on report, other sources such as state journals, income tax, wealth tax return, sales tax return, and the counter cash, register, notification, and etc. क्रेडिट एनालिसिस वो 5C जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे उसको सबको एनालिसिस करना जरूरी, क्रेडिट डिसीजंस लेना जरूरी है, कितना लिमिट होना चाहिए क्रेडिट लिमिट वो भी हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप बहुत बार हमने बैंक से क्या क्रेडिट कार्ड लिया होगा उसमें कुछ लिमिट रखते हैं कि 20,000, 30,000, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, कितना लिमिट है इतना आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप इंटरेस्ट पे करते जाओ उतना उसके हिसाब से रखा, उसी को बोलाता है क्रेडिट लिमिट। कलेक्शन ऑफ प्रोसेस, अभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिया हुआ है जिसके यहाँ पे कुछ अलग अलग सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। इस सब्जेक्ट में और कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस सब्जेक्ट्स में आपको कुछ भी समझाओ, ये वीडियो में आपको बहुत कुछ अगर समझ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं इस तरीके के और भी वीडियोस पर्टिकुलर सब लेसन सभी सब्जेक्ट्स के मैं बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जितना हो सके इसको जितना हो सके प्लीज़ एंड प्लीज़ शेयर कीजिए। And thank you students and all the best for your exams. Give your best. Bye students.